सभी को राधे राधे। आज हम लोग पाठक्रम आकलन और उसके विकास जो पेपर सेकंड है बीएड सेकंड ईयर के, उसका जो टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, ऑब्जेक्टिव कंटेंट, लर्नर्स एक्सपीरियंस एंड इवेल्युएशन, उसी के कुछ टॉपिक हम लोग देखेंगे, कुछ पॉइंट देखेंगे। और आप जिस भी मोड में तैयारी कर रहे हैं, एक परफेक्ट तैयारी, एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डी के व्हीलर महोदय ने अपने उनका पुस्तक का नाम क्या था? करिकुलम प्रोसेस। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, डी के व्हीलर महोदय ने अपनी पुस्तक करिकुलम प्रोसेस में पाठ्यक्रम प्रक्रिया की विस्तृत विवेचना किया, जिसमें से 5 प्रमुख सोपान निकल के आए। क्लियर है ना। जो पाठ्यक्रम के तत्व है ना, उनमें से ये क्या है? 5 प्रमुख सोपान निकल के आए। और पाठ्यक्रम के तत्व किसने दिया है? तो डी के व्हीलर महोदय ने दिया है। और इनकी एक पुस्तक है करिकुलम प्रोसेस, इसमें ये सारी चीज इनको बताते हैं। क्लियर है ना। फिर आइए, इस संरचना को व्हीलर महोदय ने वृत्ताकार माना है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आएगा, तो कैसे बन के आएगा कि निम्न में से कौन से विद्वान संरचना प्रक्रिया को वृत्ताकार माना है? तो राइट आंसर हो जाएगा महोदय साहब। ठीक है ना। कौन महोदय? व्हीलर महोदय साहब। अब इनकी संरचना क्या है? तो देखिए, सबसे पहली संरचना यहां से स्टार्ट होती है, लक्ष्य और उद्देश्य। ठीक है ना। फिर होता है क्या? अधिगम तथा अंतर वस्तु का संगठन, फिर अंतर वस्तुओं का चयन, फिर क्या है? अधिगम अनुभव का चयन, और लास्ट में क्या होता है? मूल्यांकन। तो देखिए, एक सर्कल बन रहा है, यहां से चल के यहां पे आ रहा है, वृत्ताकार चीजें बन रहा है ना। तो इसलिए इसे संरचना क्या माना गया है? वृत्ताकार माना गया है। यदि आप ऐसे बनाकर सब्जेक्टिव पेपर हो रहा है तो आप लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब देखिए, उद्देश्यों का निर्धारण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, क्रग महोदय ने एलिस और चेस्टर कैंट कि एक बार, एलिस कौन था? एक व्यक्ति, और चेस्टर भी एक व्यक्ति थे। ठीक है ना। अब ये जेंट्स थे या मेल थे या फीमेल नहीं पता। ठीक है। लेकिन एलिस और चेस्टर कैट ने अपने वार्तालाप के रूप में बताया। कौन? कग्र महोदय ने। इनके ये दो लोग बात कर रहे थे, तो दोनों को वार्तालाप के रूप में बताया कि क्यों शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण जरूरी है। ठीक है ना। और इनका कुछ वार्तालाप है, आप देख लीजिएगा बुक में क्या वार्तालाप है, आप जब सब्जेक्टिव होगा तो लिख सकते हैं। फिर इसलिए वार्तालाप करके बताएं ताकि शैक्षिक कार्यक्रमों में निश्चित दिशा मिल जाए, प्रकृति का निर्धारण हो, तथा शैक्षिक क्रियाओं पर बल मिले, यानी बल दिया जाए, विभेदीकरण की संभावना हो सके, मापन के एक आधार मिल जाए, तथा अंतर वस्तुओं के चयन में सुविधा हो जाए और उचित निर्देशन प्राप्त हो जाए। इसलिए और मूल्यांकन के स्तरीकरण की सुविधा बढ़ जाए, इसलिए उद्देश्यों का निर्धारण बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण क्यों जरूरी है? तो ये ध्यान रख लीजिएगा, शैक्षिक कार्यक्रमों में निश्चित दिशा मिले, प्राकृतिक का निर्धारण हो, शैक्षिक क्रियाओं पर बल दिया जाए, विभेदीकरण की संभावना हो, मापन के एक आधार मिल जाए, इसलिए ये सब चीजें जरूरी है। और ये भी पूछा जा सकता है कि एलिस और चेस्टर कैंट वार्तालाप किसके द्वारा बताया गया? तो कग्र महोदय। कॉमें रहेगा। ठीक है ना, कग्र लिखा भी है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, शैक्षिक उद्देश्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक, व्यक्तिगत और ज्ञात। क्लियर है। 3 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये तीनों दे देगा और एक चौथा दे देगा, और पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन नहीं है। ऑब्जेक्टिव यदि पेपर होता है तो आपको एक बार केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना होता है कि पूछा है या नहीं है, दोनों पूछा देखना पड़ता है। और जहां नहीं है वहां पे थोड़ा सा लाइनिंग कर लिया जाता है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। जैसे आपने समाज व्यक्ति ज्ञान तो पढ़ लिया, आपने फर्स्ट ऑप्शन देख लिया समाज, वहां पे गोला भर के आ गए समाज, लेकिन वहां पूछा क्या? नहीं है। और ये तीनों आपको दिया रहेगा और चौथा एक गलत दिया रहेगा, आपको वहां ये चौथा ऑप्शन लगाना था। ठीक है। तो सोच के क्वेश्चन पढ़िएगा। फिर एक चीज आता है कि अधिगम अनुभव का चयन व्हीलर महोदय ने किया, और उनके लिए कुछ मापदंड भी रखा गया। अब किसी चीज को चयन हम करते हैं तो एक मापदंड होता है। जैसे आप लोग के लिए एक मापदंड है कि आपको टीचर बनना है तो बीएड करना है, और साथ में बीएड करने के बाद एक टेट का परीक्षा जो होता है, आप किसी भी राज्य से, जैसे आप तो यूपी से हैं तो यूपी टेट तो निकालते ही हैं, यदि मानिए अदर स्टेट में जा रहे हैं तो आप अदर स्टेट का टेट निकालिएगा। तो एक चयन का प्रक्रिया जो है मापदंड तरीके से होना चाहिए। तो उनमें क्या बहुत जरूरी है? तो देखिए, सबसे पहली बात है वैधता। आपको वैधता मिल जाता है, जैसे आप लाइफ टाइम सर्टिफिकेट ले रहे हो, टेट का पास हो जाओगे तो। व्यापकता भी है, विविधता भी है। विविधता क्यों है? क्योंकि देखो, हम लोग बहुत सारे लोग हैं, एक जगह से दूसरी जगह से जुड़े होते हैं, और आप लोग जानते ही हैं कि विविधता में भी एकता होता है। भारत की भाषा है,
भारत के रहने वाले लोग हैं, बहुत सारी विविधता है, फिर भी हम लोग एकता है देश के प्रति। उपयोगिता, प्रतिमान, अंतर्वस्तुओं का स्रोत, पोषित मूल्य और आवश्यकता, ये सब क्या है, किसके लिए है, मापदंड है अधिगम अनुभवों का चयन करने के लिए। और ध्यान रखिएगा जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये सब तो लिखेंगे ही सब्जेक्टिव में, साथ में ये वैधता के बारे में कुछ लिख दीजिए, व्यापकता के बारे में कुछ लिख दीजिए, विविधता के बारे में लिख दीजिए, ठीक है। और मुझे पता है कि आप लोग भी बीएड कर रहे हैं, कुछ नॉलेज जरूर है जो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये कोई भी पेपर जो है कठिन नहीं होता है और कोई भी पेपर सरल भी नहीं होता है। आइए, समाज के वर्तमान और संभावित भावी स्वरूप होता है, शिक्षार्थी को की प्रकृति को मतलब कैसी है, शिक्षार्थी की प्रकृति कैसी है, ठीक है। उसके बाद लोकतांत्रिक नागरिकता की आवश्यकता के रूप में जनमत के लिए और मानवीय ज्ञान को बढ़ावा दें और बढ़ता हुआ भंडार, मानवीय ज्ञान को बढ़ावा और बढ़ता हुआ भंडार, ये सब चीज़ें क्या है, मापदंड है, किसके किसके मापदंड है, तो अधिगम अनुभव के चयन के संबंध में। और किसने ये मापदंड रखा, तो व्हीलर महोदय ने रखा। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए, मूल्यांकन की कार्यक्रम की विशेषता क्या है। तो देखिए, मूल्यांकन जो है आपको पता है कि सभी चीज़ों का मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो आप जैसे बीएड कर लिए तो मूल्यांकन कर रहे हो, तो उसमें क्रमबद्धता होता है, वस्तुनिष्ठता होता है, वैधता होता है, विश्वसनीयता होता है, व्यवहारिकता होता है और व्यापकता होता है। तो देखिए, मूल्यांकन की विशेषताएं आपसे पूछा जा सकता है जब सब्जेक्टिव होगा तो, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि मूल्यांकन के कार्यक्रम में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, और 3 ऑप्शन कोई भी दे देगा और एक इससे अलग हटा के दे देगा संकुचित, चाहे कुछ भी लिख देगा। मैं तो संकुचित लिख दिया, तो आपको राइट आंसर यही होगा, संकुचित ही, ठीक है ना। तो जब क्वेश्चन आएगा तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कहा जा रहा है, एक नोट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अधिगम अनुभव की वर्गीकरण किसने किया, तो मॉसमैन ने किया, ठीक है ना। अधिगम अनुभव के वर्गीकरण किसने किया, मॉसमैन ने किया, जिसने महत्वपूर्ण योगदान रहा, मतलब योगदान क्या रहा, इन्होंने किया, ठीक है ना। जिसमें 10-14 टॉपिक हैं जो आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन, इनके जो ये वर्गीकरण किए हैं वो आसानी से आप घर पे बुक में आपको मिल जाएगा, नहीं होगा इजी नोट्स में मिल जाएगा, इजी नोट्स में नहीं होगा करण सिंह के बुक में मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, शिक्षण अधिगम की प्रभावित करने के अधिक दायित्व अनुभव भी ही होता है। अब देखो, शिक्षण को प्रभावित करने के लिए सबसे पहले देखो, कोई भी तुम जाओगे कहीं भी, जैसे बीएड कर लिए हो और कहीं जाओगे बड़े स्कूलों में अप्लाई करोगे, तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो आप बोल देते हो नहीं है, तो आपको फ्रेशर में रखेगा, कम नहीं रखेगा। या आपको कहीं से एक्सपीरियंस कर लेना होगा, तो आप किसी छोटे स्कूल में जाओगे, वहाँ पढ़ाओगे कि एक्सपीरियंस हमें मिल जाए। तो इसीलिए क्यों, ताकि शिक्षण अधिगम को प्रभावित करे, ठीक है ना। तो इसीलिए किसकी ज़रूरत है, अनुभव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अधिक दायित्व किस पे ही है, अनुभव पे ही होता है, ठीक है ना। क्लियर है। और कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको ये रट लेना है, ठीक है। और इस टॉपिक में ये क्वेश्चन बने थे, इतना ही हमने एक छोटा सा नोट्स आपको संक्षिप्त नोट्स दिया है। आप लोग थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ेंगे, बाकी ये आप यदि पढ़ रहे हैं और यदि पेपर सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो या फैक्ट डाल रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, मैं इसमें तो रेड का इस्तेमाल किया हूँ, रेड को और ग्रीन का इस्तेमाल किया हूँ, लेकिन आप जब पेपर देना तो ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज करना हेडिंग बनाने के लिए, और ऑब्जेक्टिव हो जाए। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि पेपर ऑब्जेक्टिव भी हो जाए आप लोग का, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो अच्छे से नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है। और हम लोग सपोर्ट में कर रहे हैं कि पेपर ऑब्जेक्टिव हो, आप लोग के साथ है, ठीक है ना। क्लियर है ना। चलिए, बाकी बेस्ट ऑफ लक। हाँ, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कोई हाँ पूछ रहा था, तो मैं उनसे बता दूं कि पेपर जो फर्स्ट पेपर है ना, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर के लिए, तो वो सेम है कानपुर यूनिवर्सिटी की तरह। अब कल मैं सेकेंड पेपर देखूंगा तो पता चलेगा कि हाँ क्या है। और दूसरी बात है कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव, तो इसकी कोई भी यूनिवर्सिटी का भी मैं क्लियर नहीं बता सकता कि ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की है। मैं आपसे बोल दूँ ऑब्जेक्टिव हो गया होगा और पता चले कि नहीं यूनिवर्सिटी ने सब्जेक्टिव करा लिया, तो अगले दिन आप ही ब्लेम करोगे, आपने सर ऑब्जेक्टिव बोला था। इसलिए हम दोनों मोड में तैयारी करा रहे हैं और आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए, धन्यवाद।